Hey champions, what's up with you? Thank you so much for tuning back into my channel. That is hashtag Vinay's Vision, and I'm your personal auxiliary Vinay Panekar. I hope your geometry paper was good. आराम से आके आप सो गए होगे. And now with a very fresh and a new energy, we are going to start with Science 1. And with Science 1, let me tell you, this paper is not a factual paper. It's not completely theoretical कि आपको पूरा का पूरा भर भर के आंसर लिखना रहेगा like history and geography. बट इट इज़ कम्प्लीटली अ पेपर ऑफ अंडरस्टैंडिंग. जितना आपके पास अंडरस्टैंडिंग रहेगा उतना ये पेपर आपको ईजी लगेगा. यू जस्ट हैव एन एनालिसिस ऑफ द लास्ट प्रीवियस 4 to 5 year क्वेश्चन. यू विल कम टू नो दैट देयर इज लेस ऑफ आंसर राइटिंग एंड देयर इज मोर ऑफ एनालिटिकल थिंकिंग विच इज़ रिक्वायर्ड इन दिस पेपर एंड फॉर विच आई एम हियर टू हेल्प यू आउट for what to learn and how to learn. But before we start, let me just take you to the paper solution of what you need to remember. जब आपको पेपर देने का रहेगा एग्ज़ाम में तो आपको ये सारी बातों का ध्यान रखना होगा एंड उसके बाद में आप डेफिनेटली क्या कर सकते हो, वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ले सकते हो जो मैं आपको देने वाला हूँ. ऑलराइट, तो चलिए यहाँ पर मैंने आपको क्या लिखा है, राइट आंसर विद द ऑप्शन बिलो द क्वेश्चन. इफ़ यू आर राइटिंग क्वेश्चन एंड देन यू आर राइटिंग आंसर, मेक श्योर दैट यू आर राइटिंग द ऑप्शन अल्फ़ाबेट, दैट इज़ A, B, C और आइदर D, whichever इज़ द राइट वन. एंड उसके सामने उसका आंसर लिख रहे हो. इन केस आपके स्कूल में ऐसा सिखाया है कि 1 लिख के सीधा सीधा C लिख दो जो राइट आंसर है. क्वेश्चन भी लिखने की ज़रूरत नहीं है, राइट ऑप्शन का आंसर भी लिखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ ऑप्शन लिखने का है, तो इट्स ऑल राइट. बोर्ड हैव मैंडेट दैट दे कैन ईजिली चेक द क्वेश्चन इफ़ द क्वेश्चन नंबर इज रिटन एंड द राइट ऑप्शन इज रिटन. ऑल राइट, नेक्स्ट 5 मार्क का क्वेश्चन आएगा. मेक श्योर करना आप उसको क्वेश्चन नंबर 1B को एक पेज में कर रहे हो और क्वेश्चन नंबर 1A को एक पेज में करके आप अपना क्वेश्चन नंबर 2 चालू कर रहे हो. 2 में आपको यह बात ध्यान रखने का कि ज़्यादा यू हैव टू अवॉइड कटिंग एंड कैंसिलेशन. द मोर बेटर योर पेपर इज़, द मोर ईजियर इट इज़ फॉर एग्जामिनर टू चेक इट. एंड फॉर दैट यू नीड टू डू वन थिंग एंड रिमेंबर वन थिंग इज, डू नॉट डू cutting and cancellation or overwriting because there is simple way of reducing your marks. While I was in 10th standard, I know that there were no cutting and cancellation that happened in my paper and it was extremely good. And for all these years when I have been teaching to all my 10th standard students, I am lucky enough to tell them that you have to avoid cutting cancellation, of which they did. My last highest was 98 marks in science, and for which I am giving you this tip strongly that take your time in science paper. Do not do anything in rush and ensure that there's no cutting, cancellation or overwriting happening in your paper. Right over here, underline the main words in the answer point to make paper more presentable. मेन वर्ड्स को आप अंडरलाइन करोगे तो आपका पेपर जो है बहुत ज़्यादा प्रेजेंटेबल लगेगा. ऑल राइट, हीट के जो क्वेश्चंस रहते हैं तो यहाँ पर ये फॉर्मूलाज जो है वो आपको क्या करना है, बॉक्स में डालना है. ऑल राइट, रे डायग्राम आने के चांसेस लिमिटेड है. इफ़ यू आर वेरी मच गुड इन रे डायग्राम, यू कैन हैव अ गो थ्रू इट. And if you're not, so you have this 2 days time, you can use that. If in case you get time to just do a preparation on this particular topic, if you have never touched it before, you can still do it, okay? But the chances of getting that question in the examination is very limited. Draw and label diagram only with pencil unless asked just to label the diagram. मतलब अगर आपको draw भी करने बोला है और label भी करने बोला है तो पेंसिल से draw करना. Do not use pen and make sure करना कि अगर आपको सिर्फ लेबल करने बोला है डायग्राम को तो डायग्राम बनाने की ज़रूरत नहीं है. लेबलिंग के आगे आपको A बॉक्स और बॉक्स में B दिया रहेगा. A के आगे आपको A का आंसर लिखना है, B के आगे आपको B का आंसर लिखना है. Do not waste your time in drawing any sort of diagram or something. Alright, group 1, group 18 and everything in the atomic the periodic table, I'll let you know what you have to do. Let me cover this paper tip first. Then we have nothing. Alright, so this was all the important paper presentation tip I wanted to give you for Science 1. Now we'll move on to what all that you're going to study in Science 1 paper to score the best out of your marks, and for which I need to go in which folder. Most important diagram and textbook based importance. Alright, in textbook based importance, I want you guys to open your textbook and mark it down carefully. And for this importance which I'm going to give you from the textbook, we are not going to start it from the beginning, we are going to start it from the end. That is 10th chapter, space mission. Because India is doing fantastic in space thing, we are going to opt for Gaganyaan,
our Chandrayaan 3 went extremely successful, and we are crossing the boundary of all the countries, and we are just excelling in it. Also, along with that, there are much to be asked from this particular chapter. So I hope that whatever question just comes out of the chapter, it should be an easy nut for you to crack. So let me just start it by giving you importance. ओके ये टेक्सचुअल जो ऑब्जेक्टिव्स दिख रहे हैं ना, क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, क्वेश्चन नंबर 4 हो गया, इस पर आपको अपनी थरो आइज तक देख के जाना है. यू कैन नॉट ट्राई एंड इग्नोर टू स्किप इट. ऑलराइट, कम ऑन. नेक्स्ट, स्पेस में भी कचरा हो रहा है, स्पेस में भी पोल्यूशन हो रहा है. इतने सारे सैटेलाइट्स भेजे जा रहे हैं. चाइना तो इज़ लाइक सेंडिंग मल्टीपल सैटेलाइट्स इन अ मंथ. सो यहाँ पर क्या हो रहा है, स्पेस में कचरा हो रहा है, तो स्पेस के कचरे को बोलेंगे स्पेस डेब्रीज. आई होप आपको पता होगा ये कॉन्सेप्ट. ऑलराइट, अगर स्पेस पोल्यूशन है तो उसको बोलेंगे स्पेस डेब्रीज. ऑलराइट, तो आप इसको सबसे पहले स्टार मार्क करिए. ये स्टार मार्क करेंगे तो ये अगर एग्जाम में दिखता है आपको तो आप इसके आंसर को सॉल्व कर पाओगे. नेक्स्ट, हु इज़ दिस ब्यूटिफुल पर्सन? दिस पर्सन इज समवन टू whom I can owe my all the respect, like I am a big, huge, massive fan of Dr. APJ Abdul Kalam, and APJ Abdul Kalam was extreme big fan of this particular man. Indian space research के father है ये, and founder man of ISRO. So he is none other than Vikram Sarabhai. Okay, any question out of MCQ or out of objective can be asked based on this ideal personality. I hope you will give your best in it. ओके, एंड हु इज़ फादर ऑफ एटॉमिक एनर्जी? कमेंट करके नीचे बताइए मुझे. ओके, हिंदी मराठी में चैप्टर था. चलिए, देन यहाँ पर देखिए ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है. यहाँ पर कल्पना चावला, राकेश शर्मा एंड सुनीता विलियम्स. प्लीज़ डू नॉट गिव अ ब्लाइंड आई. एंश्योर करना कि आप ये कर रहे हो. ओके, एंड राकेश शर्मा का आपको खुद से भी जनरल नॉलेज रहना चाहिए. ये इंडिया के सैटेलाइट के थ्रू गए थे ऊपर या कैसे गए थे वो आपको पता रहना चाहिए. ऑलराइट, was it an Indian mission or from any other mission he has went to the space? Next, moon missions के ऊपर आपको पता रहना चाहिए. Then distance क्या है अर्थ टू मून का? तो यहाँ पर डिस्टेंस है 3,84,000 किलोमीटर. Am I clear? Escape velocity is from the first chapter, right? So we'll have to move on. Now this diagram you need to understand that rocket कैसे function करता है. All these are fuel tanks, and at the top we have our satellite. All right, and which is the satellite that we Indian people use? So we need to understand that launching vehicle का नाम क्या है. तो प्लीज़ आप मुझे comment में लिख के दिखाइए, comment पे प्लीज़, कि what is the name of the launching vehicle that we have. Then here we have this orbit of satellite, low earth orbit, medium earth orbit एंड हाई अर्थ ऑर्बिट. तो आपको ये सिर्फ LEO, MEO, HEO तक का इसको कन्फाइन नहीं रखना है. आपको पता रहना चाहिए कि इसके किलोमीटर्स कितने कितने हैं. ऑलराइट, जैसे कि लो अर्थ ऑर्बिट कितने किलोमीटर में सैटेलाइट्स को अवेलेबल करवाता है. मीडियम अर्थ ऑर्बिट में कितना किलोमीटर का रेंज है सैटेलाइट जा सकती है, और हाई अर्थ ऑर्बिट में कितना है वो आपको पता रहना चाहिए. नेक्स्ट इज़, अगर मैं यहाँ पे बता दूंगा तो आप उसको ढूंढने के लिए और कुछ करने के लिए मेहनत नहीं करोगे. So I'll not do that favor on you, not at all. चलिए, वेदर सैटेलाइट कौन सी है, कम्युनिकेशन सैटेलाइट कौन सी है, ब्रॉडकास्ट सैटेलाइट कौन सी है, इसके ऊपर क्वेश्चन आएगा. कैसे कंप्लीट द वेब डायग्राम, तो आपको ये आना चाहिए. सिमिलरली यहाँ से फुल फॉर्म आपको आ सकता है. IRNSS का फुल फॉर्म क्या है, IRS का क्या है, GSLV, PSLV. डो नॉट गिव अ ब्लाइंड आई टू दिस चैप्टर, विच इज़ वाई आई हैव स्टार्टेड दिस चैप्टर फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग टू गिव यू इम्पॉर्टेंस. क्योंकि लोग है ना 10th चैप्टर को बहुत ज़्यादा हल्के में रहते हैं. नहीं, बिल्कुल नहीं. ये चैप्टर ये साल तो पक्का इम्पॉर्टेंट है, 110%. वी हैव डन फिनोमिनल एक्सेलेंट वर्क इन स्पेस. सो आपको ध्यान रखना चाहिए कि हम लोग का अगर अगर हम लोग 1 रुपये दे रहे हैं ना इसरो को, तो इसरो हम लोग को रिटर्न में 2 रुपये दे रहा है. ये आपको फैक्ट बता रहा हूँ मैं. तो उसके लिए ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है. नेक्स्ट, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला एंड ये वाला चैप्टर कौन सा है, 9, कार्बन एंड कार्बन कंपाउंड्स. सो आई विल स्टार्ट इट फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ दिस चैप्टर नंबर 9. यस, कहाँ से चालू हो रहे हो आप, कहाँ से चालू हो रहे हो. यस, कार्बन एंड कार्बन कंपाउंड्स में आई एम गोना टेल यू दैट आपको टेबल पता रहना चाहिए. MEP, BP, HH, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर.
ऑलराइट, MEP क्या है आपका, मीथेन, इथेन, प्रोपेन। फिर BPHH क्या है, ब्यूटेन, पेंटेन। एंड वैसे ही आपको क्या करने का है, याद रखने का है पूरा, कहाँ तक का, ऑक्टेन, नोनेन और डेकेन तक का, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। तो ये जो मैंने आपको बताया ना, ये आप याद रखिए, MEP, मैप, BPHH, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। एम आई क्लियर? अगर वो आपको याद रहेगा तो डेफिनेटली ये सारे रिंग स्ट्रक्चर आपके लिए ईजी हो जाएंगे, है ना, क्योंकि ये रिंग स्ट्रक्चर उसी के ऊपर बेस्ड है कि अगर आपको पता है कि वो वैल्यूज़ क्या है तो आप उसको डाल के क्या कर सकते हो, इवैल्यूएट कर सकते हो। उसी के साथ में अगर आपको पता है कि अल्कोहल के आगे OH लिखा है तो मीथेन के आगे OH लिखा है तो मेथनॉल होगा। एंड उसी तरीके से कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड तो मेथनोइक एसिड हो जाएगा अगर COOH लिखा है तो। एंड उसी तरीके से आपको क्या करने का, इस सारे को जो है ना एक बार क्या करने का, स्ट्रक्चरल फार्मूला को यूज़ करके वो पूरे जो टेबल है MEP, BPHH और अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जिसको बोलेंगे ऑक्टेन, नोनेन, डिसेन, उसको आपको क्या करने का, एक बार प्रैक्टिस कर देना। एग्जाम में कुछ भी आएगा आप लिख सको। 4 होमोलॉगस सीरीज आपको पता रहना चाहिए। ऑलराइट, 4 एग्जाम्पल उसका क्या है, मिथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल। ऑलराइट, तो ये 3 मैंने बताया आपको, चौथा आप बताइए मुझे। उसी तरीके से ये वाला जो टेबल है, कॉमन नेम, स्ट्रक्चरल फार्मूला एंड IUPAC का नेम आपको पता रहना चाहिए। ऑलराइट, उसी के साथ में IUPAC क्या है, फुल फॉर्म क्या है IUPAC का। ऑलराइट, तो वो प्लीज़ आप मुझे नीचे कमेंट करके दिखाइए ज़रा प्लीज़, IUPAC का फुल फॉर्म क्या है। चलिए आगे जब हम लोग देखते हैं तो यहाँ पे 2-3 रिएक्शन है, एडिशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्वेश्चन ज़्यादा बने नहीं है यहाँ से, बट ये बात ध्यान रखना, ये एस्टरिफिकेशन रिएक्शन आपको पता रहना चाहिए। ऑलराइट, एस्टरिफिकेशन रिएक्शन क्या है, परफ्यूम डालते होगे राइट आप बॉडी के ऊपर, या सोप से नहाते होगे खुशबू वाले, तो एस्टरिफिकेशन वहाँ पे बहुत ज़्यादा काम आता है। एंड या दैट्स इट, ये मैंने आपको IUPAC का बताया है कि प्रैक्टिस करना है। स्ट्रक्चरल फॉर्मूले आपको बनाना आना चाहिए स्ट्रक्चरल फॉर्म में। एंड विद दिस वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज़ वन ऑफ द डेंजरस चैप्टर एज व्हाट आई फील सो, बट इट्स नथिंग लाइक दैट। विल मूव ऑन टू 8th चैप्टर एंड आई टेल यू व्हाट इज इंपॉर्टेंट। विल गो इन द रिवर्स मैनर ओनली। यहाँ पर देखिए प्रिवेंशन ऑफ करोशन, करोशन के ऊपर टॉपिक है, तो मतलब डेफिनेटली आ सकता है एग्जाम में। ऑलराइट, करोशन मतलब जंग लगना। Environment is completely changing. Climate change is one of the reason for that. So this question may be asked. And कि करोशन को बचाने के लिए आपको क्या क्या कर सकते हो, आप गैल्वेनाइजिंग कर सकते हो, टिनिंग कर सकते हो, एलोइंग कर सकते हो, एनोडाइजेशन एंड इलेक्ट्रोप्लेटिंग। ये आपको मेथड्स पता रहना चाहिए जो करोशन के मेथड्स हैं। ऑलराइट, देन वी हैव फ्रॉम द सेम चैप्टर वी हैव कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बॉक्साइट ओर। बेयर्स प्रोसेस, बेयर्स प्रोसेस कैसे, आपको पूरा ये नहीं बोलेंगे 5 मार्क के लिए बेयर्स प्रोसेस समझाओ, कथे ही नहीं बोलेंगे। उन लोग आपको क्या बोलेंगे कि फिल इन द ब्लैंक्स दिया है हमने, बेयर्स प्रोसेस का फॉर्मूला बता दीजिए, नेगेटिव रिएक्शन में क्या होगा, कैथोड एनोड, वो सारा आपको क्या करने का वहाँ पे डिस्कशन देना है। ऑलराइट, उन लोगों वहाँ पे देंगे आपको क्वेश्चन पूरा, आपको सिर्फ वो टर्मिनोलॉजी लिखना है, मेन क्या है टर्मिनोलॉजी, केमिकल इक्वेशन क्या है, दे विल आस्क यू दैट एंड यू नीड टू बी वेरी मच स्मूथ ऑन इट। देन ये यहाँ पे दिख रहा है आपको मस्त वाला टेबल, यह आपको पता रहना चाहिए। देखो PSLC, तो हम लोगों ने यहाँ पे C को हटा के V लिख दिया है। आपको याद रखना चाहिए कि C की जगह क्या है, V है, V से कोई एलिमेंट नहीं आता है जल्दी करके, तो C के जगह V के जगह क्या लिखने का, यहाँ पे आपको C लिखने का। ओके, PSLV आएगा। ओके, नेक्स्ट MAZIT, मस्जिद है यहाँ पर, फिर यहाँ पे है L, मस्जिद L आपको याद रखना है। एंड उसके बाद में चांद, मून, सन, गायब, तो CMSG ये आपको याद रहेगा। ओके, तो ये बहुत ईजी है, MAZIT मस्जिद L और यहाँ पर चांद, मून, सन, गायब से आपको ये बात याद हो जाएगी कि PSLC मस्जिद L, चांद, मून, सन, गायब। ऑलराइट, अब यहाँ पर क्या करना है हम लोग को याद रखना है कि ऊपर के 4 सिर्फ पानी के साथ में रिएक्ट करते हैं, फिर P से लेके L तक का एसिड से रिएक्ट करते हैं, फिर P से लेके सिल्वर तक का ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं मेटल्स, एंड गोल्ड किसी के साथ भी रिएक्ट नहीं करता है। गोल्ड का अगर आपके पास कोई भी सोना भी ना रहेगा तो आपकी मम्मी या डैडा कोई भी पहनता रहेगा तो आपको याद पता रहेगा कि वो ना तो वाटर के साथ रिएक्ट करता है, ना एसिड के साथ, ना ऑक्सीजन के साथ। अगर जैसे कि मैंने ये गोल्ड पहना है तो मेरा पसीना लगने से ये ख़राब नहीं होगा, या मेरा अगर मैंने एसिड में डाल दिया तो भी ये ख़राब नहीं होगा। अगर मैंने इसको ऑक्सीजन में भी रख दिया, मतलब ऐसा कोई व्हाट टू टेल इट,
तो उससे भी कुछ ख़राब नहीं होने वाला है। अगर मेरे को इसके अंदर कुछ चेंजेस या माउल्डिंग करने का तो मुझे उसको हीट देना पड़ेगा। ऑलराइट, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखने का रिएक्टिविटी हायर से लोअर है। हायर किसके साथ में? पोटेशियम के साथ में, सोडियम के साथ में। आपको पता है सोडियम इज स्टोर्ड अंडर केरोसिन। सोडियम को क्यों हम लोग केरोसिन के अंदर रखते हैं? क्योंकि पानी के साथ में रखेंगे तो फट जाएगा फटाक से। यस, एंड रूम टेम्परेचर में भी उसको रख नहीं सकते। तो वैसे ही हायर किधर है? ऊपर की तरफ, और लोअर किधर है? नीचे की तरफ। आई होप आपको ये भी एकदम क्लियरली समझ में आ गया। क्या है उसका शॉर्ट फॉर्म? PSLV, मस्जिद L, चांद मून सन गायब। ऑलराइट, नेक्स्ट। और मस्जिद से याद रखना है MAZIT, ओके, Z नॉट J, और D भी नहीं है, क्या है? T है। ओके, चलिए। और यहाँ पर ये जो टर्मिनोलॉजी है, विल्फ्ले मेथड, फ्लोटेशन मेथड, मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड, इसके ऊपर अगर आपने दीवार पे सर फोड़ा अभी तो कोई मतलब नहीं होगा, सर को कुछ नहीं होएगा और आपके दिमाग को भी कुछ नहीं होने वाला है। वो कोई मतलब का ही टॉपिक नहीं है, तो उसके ऊपर आपको अपना वो नहीं करने का है। ओके, टाइम नहीं वेस्ट करना है। टॉपिक आने के भी चांसेस लिमिटेड से भी लिमिटेड है। हम लोग मूव ऑन करते हैं 7th चैप्टर पे। 7th चैप्टर पे जाते हैं, बट ये बात ध्यान रखना कि मेटल्स क्या होते हैं, और क्या होता है, गैंग क्या होता है, मेटलर्जी क्या होता है, मेटल की प्रॉपर्टीज़ क्या होते हैं, नॉन मेटल की प्रॉपर्टीज़ क्या होती है। ये सब बारीक बारीक क्वेश्चन, एकदम छोटे छोटे क्वेश्चन है, आपके 2-3 मिनट में हो जाएगी, सिर्फ समझना है। टेक्स्ट बुक को रीड कर लेना, क्योंकि ये जो क्वेश्चन पेपर बनने वाला है ना, ये टेक्स्ट बुक से ही बनने वाला है पूरा। एक बार आप टेक्स्ट बुक से पढ़ लोगे सब कुछ, ये आपके लिए ऐसा हो जाएगा कि यार मम्मी आपको खाना खिला रही है। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे देखते हैं, क्या देखते हैं यहाँ पे? 7th चैप्टर, यस, लेंस चैप्टर जो है, लेंस चैप्टर के अंदर आपको ये बात ध्यान रखने का है कि ये जो आपको दिया है ना इमेजेस के रूल फॉर रे डायग्राम, तो ये आपको पता रहना चाहिए। ओके, एक बार रिवाइज कर लेना इसको। बट उसी के साथ में मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन सा है लेंस चैप्टर में से? हाइपरमेट्रोपिया और मायोपिया है। ओके, मतलब बोर्ड एग्जामिनर, सॉरी, जो बोर्ड का पेपर सेट करता है उसका पेट ही नहीं भरेगा अगर उसने मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया का क्वेश्चन नहीं डाला तो। और ये मेरे टाइम से चला आ रहा है, तो डेफिनेटली मैग्निफिकेशन के ऊपर आपको लिखना है, फॉर्मूला याद रखना है। मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू हाइट ऑफ द इमेज H2 अपॉन हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। या तो दूसरा फॉर्मूला है मैग्निफिकेशन का, व्हाट हैपेंड, अच्छा, नेक्स्ट, मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ द इमेज अपॉन डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट, M इज इक्वल टू V अपॉन U। ऑलराइट, ये आपको ध्यान रखना है। फिर ये आइज़, आइज़ के बारे में क्या है, पूरा डेफिनेशन यहाँ पे दिया हुआ है, एक बार आप उसको रिवाइज कर लेना। आइज़ का अगर लेंस की बात करते हैं तो आइज़ के अंदर जो लेंस है आपको 5 उंगली खोल के रखना है। ऑलराइट, डबल बाय कॉन्वेक्स, क्या नाम है इसका? डबल कॉन्वेक्स, मतलब डबल को ही बोलेंगे बाय, है ना? तो डबल कॉन्वेक्स क्रिस्टलाइन, वेरी गुड। और क्या है? वेरी डैम मिस इट आउट, ट्रांसपेरेंट क्रिस्टलाइन लेंस, डबल कॉन्वेक्स ट्रांसपेरेंट क्रिस्टलाइन लेंस, ये आँख के अंदर है आपकी। ऑलराइट, देन आपको पता रहना चाहिए टर्मिनोलॉजी क्या है, प्यूपिल क्या होता है, आइरिस क्या होता है, एंड विद दैट आगे के सारे आपको क्या रहना चाहिए? डेफिनेशंस पता रहना चाहिए। ऑलराइट, नेक्स्ट इज यहाँ पर मायोपिया एंड हाइपरमेट्रोपिया क्वेश्चन है। देखिए, जुगाड़ लगाइए, जो करना है करिए, आप जाके अपने साइंस में उसका घर का दरवाज़ा ठोको, बट ये वाला क्वेश्चन प्लीज़ एक बार समझ लेना। नियर साइटेडनेस मायोपिया एंड फार साइटेडनेस हाइपरमेट्रोपिया, और इन लोग दोनों का बाप प्रेसबायोपिया। ऑलराइट, इन लोग कब होते हैं आपको पता रहना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन बहुत ट्रिकी तरीके से उन लोग पूछने वाला है आपको। काश मेरे पास सच में टाइम होता, मैं आपको डेफिनेटली यहाँ पे वीडियो बना के सिखाता ही एक एक चीज़, बट बिकॉज आई एम लैकिंग विद टाइम आई विल टेल यू कि आपको ये बात ध्यान रखना कि जो कॉन्केव लेंस यहाँ पे डाला हुआ है, यहाँ पे पहले तो आपको प्रॉब्लम समझना है मायोपिया है क्या, आँख की कौन सी बीमारी हुई है। उसके बाद में आपको देखना है कि इसमें जो इमेज बन रही है वो रेटिना की किधर बन रही है, आगे बन रही है, राइट, फ्रंट ऑफ द रेटिना। कॉन्केव लेंस डालने से वो बराबर ऑन द रेटिना बनेगी। उसी तरीके से जो हाइपरमेट्रोपिया प्रॉब्लम है वो आई का डिफेक्ट है, जिसमें इमेज जो है रेटिना पे नहीं बन के रेटिना के पीछे बन रही है। ऑलराइट, और उसको क्या करेंगे हम लोग? कॉन्वेक्स लेंस लगाएंगे जिससे वो बराबर बनेगी। पर वो क्या होगा अगर किसी बूढ़े इंसान को जिसकी आंखें कमज़ोर होने लगी है, क्योंकि वो चना नहीं खाता है, क्योंकि वो कैरेट नहीं खाता है, क्योंकि वो आई एक्सरसाइज नहीं करता है। आई एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है आज के टीनेजर्स को, जैसे आप लोग जेनजी हो, मैं भी जेनजी हूँ, बिकॉज इट स्टार्ट्स फ्रॉम 1997। सो
The main problem over here is people have forgot to do eye exercise, neck exercise and everything. तो वो बुढ़ापे में फिर आपको कौन सी बीमारी दे देगा? प्रेस बायोपिया. प्रेस बायोपिया में क्या होता है, ना दूर का दिख रहा है ना नज़दीक का दिख रहा है. तो दूर का नहीं दिखने के लिए आपको लेंस लगाना पड़ेगा, नज़दीक का नहीं दिख रहा है तो उसको सही करने के लिए आपको लेंस लगाना पड़ेगा. तो आपको पता रहना चाहिए कि वो चश्मा जिसमें दोनों लेंस लगा हुआ है, ऊपर का साइड कौन सा है, नीचे का साइड कौन सा है. ऑलराइट, चलिए आगे जब हम लोग जाएंगे यहाँ पर ये जो आपको दिख रहे क्वेश्चन जो टिक मार्क्ड है, प्लीज़ इसको एक बार टिक मार्क कर लीजिए अपने बुक में. आपको आंसर इसका मिल जाएगा, आपके पास अवेलेबल रहेगा कहीं ना कहीं. यहाँ पर एक क्वेश्चन मैंने मिस आउट कर दिया है, ये वाला. अकॉर्डिंग टू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन, ये 9th का क्वेश्चन है. बट 9th के बेसिस पे मैं अगर आपको बोलूँ, ये 9th में आपको 5 मार्क के लिए डेफिनेटली आया रहेगा लास्ट पेपर में, साइंस 2 के, साइंस 1 के, है ना. 5 मार्क के लिए पूछा था ना आपको ये. तो ये बात ध्यान रखना, ये अगर 10th में पूछ लिया तो क्या हो सकता है, क्योंकि मेरे 10th में ये क्वेश्चन आया था. आज से 10 साल पहले जब मैंने 10th एग्जाम दिया था, आई सॉ दिस क्वेश्चन एंड आई वॉज डांसिंग इन द एयर बिकॉज आई न्यू दैट क्वेश्चन वर्ड टू वर्ड. सो एक बार रिवाइज कर लेना, ओके. इन केस अगर वो आता है तो आपको ऐसा फोमो नहीं होना चाहिए कि यार था टेक्स्ट बुक मैंने देखा नहीं. लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन अगेन 9th का 8th का चैप्टर का क्वेश्चन है, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन. क्योंकि एक ट्रेंड चला आ रहा है, क्वेश्चंस कहाँ से भी पूछते हैं बोर्ड एग्जाम वाले, तो ये 9th और 8th से भी पूछ लेते हैं. ऑलराइट, तो ये पढ़ लेना एक बार, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन. फिर आगे डिस्पर्शन ऑफ लाइट में ये सब करना है. ऑलराइट, नेक्स्ट यहाँ पर रेनबो फॉर्मेशन आपको पता रहना चाहिए, बट डिस्पर्शन ऑफ लाइट आपको पर्टिकुलरली एकदम दिल से करना है. इधर पे ये देखो, स्पेक्ट्रम क्या होता है, विबग्योर क्या होता है, ग्लास प्रिज्म क्या होता है, एंड एवरीथिंग यू शुड कम टू नो अबाउट इट. आगे हम लोग देखते हैं 6th से हम लोग जा रहे हैं 5th चैप्टर के ऊपर. वन ऑफ माई फेवरेटेस्ट चैप्टर. तो यहाँ पे हीट का चैप्टर है. उसके पहले मैंने आपको बोला कि हम लोग के 5th 8th में 9th में टीचर लोग बोलती थी कि बोर्ड एग्जाम में यहाँ से आया है तुम लोग के. एंड मुझे ना तभी एक ऐसा फियर बैठा था कि यार मतलब मैं 10th का बोर्ड एग्जाम देने वाला हूँ, मेरे को उसमें 5th 6th 7th 8th का भी पढ़ना पड़ेगा क्या, क्योंकि वहाँ से भी क्वेश्चन डालते हैं उन लोग. तो देन आई फेल्ट कि कितना पढ़ाई करना पड़ेगा, कितना दिमाग ख़राब हो जाएगा. मतलब मेरे को 10th का एक एग्ज़ाम देना है और उसके लिए I'll have to work for more 4 other standard paper also. एंड आज जब मैं यूपीएससी की पढ़ाई कर रहा हूँ तो मुझे 6th से पढ़ना पड़ रहा है कम्प्लीटली 12th तक का, और फिर रोज़ रात में पेपर न्यूज़पेपर पढ़ना पड़ता है, अलग अलग मैगजीन्स देखना पड़ता है. सो लाइफ हैज़ कम टू अ फुल सर्कल. जब जहाँ मैं कोई चीज़ को एस्केप करने की सोच रहा था एंड वहाँ पर वो चीज़ वापस से आके मुझसे टकराई गई. तो वॉट बट इस चीज़ से आपको निकलने के लिए, अब जैसे कि मैं गुफा में घुस चुका हूँ तो मुझे उस गुफा में से रिटर्न बाहर नहीं आना है, मुझे उसको डेफिनेटली पार करके उस पार ही निकलना है. आई नीड टू नो उस पार है क्या, फॉर विच आई एम गिविंग ऑल माई बेस्ट. एंड उसी तरीके से मैं आपको बता दूं कि आपके पास एक सॉलिड मास्टर प्लान रहना चाहिए इन लाइफ. अगर आपको कोई भी चीज़ एस्केप कर रहे हो ना आप, तो भी आप ये बात ध्यान रखना, वो बात ऐसी है कि वो घूम के आपके पास आएगी. ऑलरेडी हर चीज़ में लागू होता है. इट इज़ इन द स्टडी, इट इज़ इन रिलेशनशिप, इट इज़ इन एवरीथिंग दैट यू विल फाइंड इट आउट. बट यू नीड टू नो दैट you are unique and you need to stand still like a mountain. You can get an inspiration from mountain and lion. माउंटेन सीधा ही खड़ा रहता है, वो डरता नहीं है, वो कभी भी डगमगाएगा नहीं किसी प्रॉब्लम से. उसी तरीके से लायन भी जो है छोटा है बट हाथी के सामने बिल्कुल एकदम शेर जैसा ही खड़ा रहता है, क्योंकि वो शेर ही है. राइट. हीट चैप्टर में आपको ध्यान रखना है कि ये वाला जो क्वेश्चन है इसके ऊपर आप क्या करोगे, एक बार फोकस करोगे, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बने हैं टेम्परेचर टाइम ग्राफ से. एनोमोलस बिहेवियर ऑफ वाटर क्या है, देन वी हैव रेगुलेशन क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय रेगुलेशन. देन यहाँ पे हम लोग कहाँ पहुँच गए, एक्वेटिक एनिमल इन कोल्ड रीजन, एनोमोलस बिहेवियर ऑफ वाटर, सॉरी. Then again we have specific heat capacity, eutrophication and everything which I am learning in my UPSC exam. This has helped me so much. I am so blessed and lucky that मैं teacher था ये पूरे साल मेरे ज़िंदगी के, तो मुझे अभी जाके ये UPSC का एग्ज़ाम इतना easy लगने लगा है. And UPSC was never my cup of tea. I never thought कि I'll do it, just because I saw that there is a very dark side of education system and I need to change it, and that is my calling, for which I am giving all my best. I hope your prayers are with me. You are going to support me for that.
तो यहाँ पर हम लोगों ने देख लिया, डिस्कस कर लिया 5th चैप्टर में क्या इंपॉर्टेंट था, ये टाइम ग्राफ, ये वाला भी, एंड यहाँ पे से जो क्वेश्चन है लैटेंट हीट ऑन व्हाट बेसिस। मेक श्योर करना कि यहाँ के जो ये है वर्ड प्रॉब्लम्स है दिखने में खतरनाक लगते हैं, सॉल्व करना आएगा ना आपको लगेगा अरे मैं इससे डर रहा था, क्या बात कर रहा है, मतलब इतना ईजी है ये। आगे जब हम लोग जाएंगे तो 4th चैप्टर आएगा। 4th में वी हैव दिस ब्यूटिफुल थंब डायग्राम्स, इफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में हम लोग देखते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट है। आई होप आप मेरे साथ में मार्क कर रहे हो। फ्लेमिंग्स राइट हैंड थंब रूल, ये देख लेना आप। सॉलिनॉइड क्या है, लार्ज नंबर ऑफ इंसुलेटेड टर्न्स ऑफ कॉपर वायर। नेक्स्ट वी हैव इलेक्ट्रिक मोटर, इलेक्ट्रिक जनरेटर का डिस्टिंग्विश पता रहना चाहिए आपको। थंब डायग्राम में आपको पता रहना चाहिए फिंगर स्प्लिटिंग्स कहाँ पे यूज़ होने वाली है, गैल्वेनोमीटर किस काम में आ रहा है। उसी के साथ में वी हैव इलेक्ट्रिक जनरेटर, इलेक्ट्रिक मोटर करके ऑल दिस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम दिस पर्टिकुलर चैप्टर। ऑलराइट, तो यहाँ पर मैंने आपको सॉलिनॉइड बताया। अभी साइंटिफिक रीज़न में ध्यान रखना, यहाँ पर ये दिख रहा है आपको, in electric equipment producing heat, example iron, electric heater, boiler, toaster, etc. and alloys such as nichrome is used not pure metals। तो क्यों प्योर मेटल नहीं यूज़ होते हैं, alloy क्यों यूज़ होता है, तो ये आपको पता रहना चाहिए। यहाँ पर टंगस्टन मेटल जो है वो क्यों बल्ब बनाने के काम में आता है। ओवरलोडिंग क्या होता है, ओवरलोडिंग अगर होता है तो क्या हो सकता है, उसके इफ़ेक्ट्स क्या हो सकते हैं, उसको बचने के लिए आपको क्या एक चीज़ डालना पड़ेगा। ये क्वेश्चंस के ऊपर प्लीज़ अब अपना फोकस रखना। वन वर्ड के आंसर है, वन वर्ड के। अगर आपने आज भी टेक्स्ट बुक रीड करने चालू किया ना तो आपका वो कल तक का रीडिंग हो जाएगा। ऑलराइट, 5 चैप्टर आज करना, 5 चैप्टर कल करना। मंडे के दिन सुबह में उठ के एक बार रिवाइज कर लेना उसको, इतना सॉलिड आपके ब्रेन में बैठा रहेगा ना वो, ट्रस्ट मी एग्ज़ाम के टाइम पे वो इतना हेल्प करेगा आपको कि आपको याद हो जाएगा। आपका जो भी चीज़ अगर क्वेश्चन ऐसा इनडायरेक्ट तरीके से पूछेंगे ना उन लोग, तो आपको याद रहेगा कि हाँ यार मैंने तो ये पढ़ा था। देन माइकल फराडे के बारे में यू शुड हैव अ आइडिया। ओम्स लॉ का जो ओम है, ओमाय, वो जो है हमारे, उनके बारे में हमको पता रहना चाहिए। देन वी हैव ओम्स लॉ क्या है वो आपको पता रहना चाहिए। 3, 2 और 1 चैप्टर जो है 3rd, 2nd एंड 1st चैप्टर, वो काफ़ी ज़्यादा केमिस्ट्री बेस्ड चैप्टर है, तो मैं आपको उसमें से बहुत लिमिटेड इंपॉर्टेंस ही देने वाला हूँ। ध्यान रखना, आप जो भी इंपॉर्टेंस दे रहा हूँ मैं 3rd, 2nd और 1st चैप्टर में, वो आप उसको मार्क कर दो। ऑलराइट, नेक्स्ट ये देखो, ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं बोर्ड एग्जाम वाले। फिजिकल चेंज क्या है, केमिकल चेंज क्या है, आया था, कल भी आ सकता है। ऑलराइट, ऑल द बेस्ट। आएगा तो पार्टी देना चाहिए आप मुझे इसके ऊपर बिकॉज इट्स अ वेरी 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 सिंपल बच्चा क्वेश्चन है ये। फिर 5th में जाके टीचर बोलेगी यू नो व्हाट, 10th में तुम लोग के क्लास में से क्वेश्चन आया था, एंड देन देयर बी गाय लाइक मी विल बी गेटिंग एंजाइटी राइट फ्रॉम दैट एज कि आई हैव टू लर्न एवरीथिंग फ्रॉम 5th to 10th बिकॉज एनीथिंग दे कैन आस्क मी। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन प्लीज़ मार्क कर लीजिए। एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक क्या होता है, इंटरेस्ट में एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक अगर आप अच्छे से पढ़ोगे तो यहाँ से भी क्वेश्चन जो है बहुत इजी तरीके से पूछते हैं उन लोग। एक्सोथर्मिक में क्या होगा, डेफिनेटली हीट रिलीज होगा। एंडोथर्मिक में क्या होगा, हीट एब्जॉर्ब होगा। तो मैंने कैंडल जलाया, क्या हो रहा है, तो आपको पता रहना चाहिए कौन सा रिएक्शन है। आई एम नॉट गोइंग टू से इट, आप लोग नीचे लिख के दिखाइए मुझे। बर्निंग ऑफ कैंडल विच रिएक्शन, एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक। डोंट यूज चैट जीपीटी जेमिनी। यहाँ पर रस्ट वाला जो है क्वेश्चन, इसको प्लीज़ एक बार रिवाइज करना, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। डोंट लेट मी बी सबरीना कार्पेंटर हियर। एंड नेक्स्ट यहाँ पर ये बात ध्यान रखना है, यहाँ पर आपको कि जो क्वेश्चन है यहाँ पे से जो बनते हैं क्वेश्चन वो सारे ऑब्जेक्टिव बेस्ड रहते हैं। इसका एक इतना बड़ा आंसर है साइंस 1 में, तो आपको इतने बड़े आंसर को नहीं प्रैक्टिस करना है। आपको ध्यान रखना है कि अगर इसमें से अगर एनालिटिकल क्वेश्चन आ रहे हैं तो कैथोड रिएक्शन क्या है, एनोड रिएक्शन क्या है, रस्ट का फॉर्मूला क्या है, एंड कितना टाइम लगता है आयरन रस्ट होने में एंड ऑल दैट, वो आपको पता रहना चाहिए। ओके, इसका लिंक जो है 8th चैप्टर के करोशन आंसर से है। तो 2nd चैप्टर कर लिया हम लोगों ने। अब आता है मेरे दुनिया के फेवरेट चैप्टर के ऊपर जो है 2nd चैप्टर, क्योंकि ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इज़ समथिंग दैट आई लव इट सो मच। या आपको SPDF ब्लॉक पता रहना चाहिए। S ब्लॉक कौन सा ग्रुप है, P ब्लॉक कौन सा ग्रुप है, D ब्लॉक कौन सा ग्रुप है,
और एफ ब्लॉक में कौन सा, नहीं एफ ब्लॉक में क्या क्या आता है, ऑलराइट। एंड लैंथेनाइड्स एक्टिनाइड्स किधर है, फिर आपको पता रहना चाहिए इनर्ट गैस कौन से वाले ग्रुप में है, पता चल गया। चलिए फिर यहाँ पर देखिए, ये जो है यहाँ पर दिया है मैंने, मेटल और नॉन मेटल के बीच में डिस्टिंग्विश जो है वो क्या है। आगे बढ़ते हैं, मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल क्या होता है, ये इम्पॉर्टेंट है। डीमेरिट्स पे प्लीज़ ज़्यादा फोकस करना मेरे चैम्पियंस लोग, मेरे बच्चे लोग, मेरे प्यारे प्यारे चैम्पियंस लोग, ये बात ध्यान रखना। न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव 1 मार्क का शॉर्ट क्वेश्चन है, ये आपको एग्जाम में दिखेगा पक्का। नेक्स्ट इज वी हैव everything from this one chapter, that is on the chapter physics। फिजिक्स में से हम लोग देखते हैं क्या आने वाला है, सेंट्रीपिटल फोर्स। शॉर्ट और सेंट्रीपिटल फोर्स आपको बता रहना चाहिए। वो यूपीएससी में क्वेश्चन आया था, अर्थ का जो रोटेशन है, रोटेशन ही पूछा था ना, लेट मी जस्ट गेट माय ब्रेन बैक, नो रेवोल्यूशन है, वो कौन से फोर्स पर डिपेंड करता है, सेंट्रीपिटल या कोरियोलिसिस। एंड आई वाज सो गट कि ये 10th का क्वेश्चन है, सेंट्रीपिटल रहेगा, बट आंसर वाज कोरियोलिस फोर्स। सो इट्स अ वेरी बिग टॉपिक अगेन, डोंट गो एंड सर्च व्हाट इज कोरियोलिस फोर्स, बट सेंट्रीपिटल फोर्स ध्यान में रखना, ओके। चलिए, केपलर्स लॉ, केपलर्स फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड लॉ, एंड देन वी हैव स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम फॉर्मूला। हाई टाइड लो टाइड का जो फिनोमिनन है, रिलेटिव वेलोसिटी क्या होती है, एस्केप वेलोसिटी क्या होती है, उसके यूनिट्स क्या है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट क्या है, वो आपको पता रहना चाहिए। चैम्पियन ये चैप्टर में से क्वेश्चन आंसर्स नहीं बनते हैं, ऑब्जेक्टिव्स बनते हैं ज़्यादा करके, ऑलराइट। तो आप इसके ऑब्जेक्टिव्स को अच्छे से देख के जाना, मास वेट का डिस्टिंग्विश देख के जाना, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का डिस्टिंग्विश पता रहना चाहिए आपको। एंड उसी के साथ में ये सारा इम्पॉर्टन्स जो देने का कार्यक्रम है समाप्त झाला आहे। आता तुम्ही लाईक करू शकता व्हिडिओला आणि मला सबस्क्राईब करा जर का तुम्हाला वाटत असेल, आणि यापुढे आपण भेटणार आता कधी, आपला एक्झाम केव्हा मंडेला आहे ना, आपण भेटूया ट्यूजडेला, चालेल। ते टाईमपर्यंत तुम्हाला काय करायचं आहे, तुम्हाला सतत अभ्यास करत राहायचं आहे, स्काई इज़ द लिमिट वाला आंसर याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है आपको, ये मत पूछो कि ये करने से मुझे मिलेगा या नहीं मिलेगा मार्क्स। अच्छे से पढ़िए, क्योंकि आप अपने लिए पढ़ रहे हो, आपको डेफिनेटली मार्क्स मिलेगा, मार्क्स मिलते ही आपको खुशी होगी, एंड वो आपको एक अच्छी कॉलेज में डालेगा, और अच्छी कॉलेज में डाल के आपको अच्छी संगत मिलेगी। When I was in my 10th standard, I never knew I'm going to get 85%, but when I got it, I went to a college which was such a dumb college. Then my mother told, you're not going to go in that college, but I was, मेरे सारे friends जा रहे हैं, मुझे जाना है, and then she was like, अगर वो evening के तो बिल्कुल मत जाना, and it was an evening college, so for that my mother was not allowing, and she took me out from that college, and she had put me in the college in which she wanted to go, NL college. And after going in that college, trust me guys, एक ऐसी इनसिक्योरिटी मुझे पैदा हो गई थी, बिकॉज एवरीबडी वॉज सो सुपर्ब देन मी, सुपर से भी ज़्यादा ऊपर, बिकॉज एवरीबडी वॉज फ्रॉम दी दैट they were none from the cattle class family first of all. So I had this insecurity in me that how will I manage the competition that is around me, because I was that competitive person right from that age. But then at the very first moment the charm came in me, and I was being the monitor, the CR in the class. The CR batch I received, my duty was so phenomenal that I was added into the senior CR group. Then I did fashion show, ramps and everything. Oh my god, the life of my college was such an interesting life, I can't even tell you, and I'm so thankful to my mother that she had put me in that college. Had I been in that college where all my friends have gone, I would have just been that loafer guy who used to just walk all the streets because they used to do it. Nonetheless, I enjoyed the whole of my 12th, which was the only reason why I got my 10% less. The very first reason was I took maths in 12th, which was a horrible thing. And the second thing, which was like I took
I took Max 1, Max 2. Yeah, that was very bad, bad thing that I did because 75% I got in my 12th and I was so upset because मुझे graduation years में वो करना था, management studies करना था, BMS, but मुझे वो नहीं मिला in the same college, but I got BCom, of which I was not sad because वो same college अच्छी थी, but council politics बहुत होती थी, politics की वजह से I had to take a step back. Anyways, I want you guys to just give your best. This was the only thing that I wanted to share because I don't know वो कहीं ना कहीं जाके आपके लाइफ में कहाँ impact करे, कहाँ आपको वो change कर दे, and which is why I share it, because I've got a mouth, I have to utilize it in a very right manner. Otherwise, there's no reason of this 32 teeth and a big tongue out inside there. Until we meet, all the best. I'll not waste much of your time. You can go. All the best.